बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 13 के एक टॉपिक के मुतालिक है, ओहम्स लॉ। लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का बन के आ जाता है। ओहम्स लॉ क्या है? इसमें हम करंट और वोल्टेज के रिलेशन को स्टडी करते हैं किसी कंडक्टर में। स्टेटमेंट इसकी ये है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर एटसेट्रा ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। किसी तार में, किसी कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट, फर्ज करें ये एक तार का टुकड़ा है, इसमें से ये गुजरने वाला करंट इसके साइडों पे जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस वक्त तक जब इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट्स, जिस तरह टेम्परेचर है या इसका प्रेशर है या इसकी डेंसिटी है या इसका मैस है, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होती, फिजिकल स्टेट्स है वो चेंज नहीं होती, उस वक्त तक करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंडक्टर सच एज टेम्परेचर एटसेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट। करंट उस वक्त तक वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब तक कंडक्टर की फिजिकल स्टेट्स, जिस तरह टेम्परेचर या प्रेशर वगैरह, चेंज नहीं होती। अब हमने इसके लिखा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें तो हमारे पास 1/R आएगा और यहाँ पर R को उठाकर हम इधर ले जाएंगे तो ओहम्स लॉ बन जाएगा V = IR। इसी इक्वेशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी, वोल्टेज ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट कम हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ का भी बढ़ जाना, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ का भी कम हो जाना। अब प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें तो R आ जाएगा, तो इसको RI लिख दें या IR लिख दें, तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V करेंगे तो कांस्टेंट आएगा 1/R, ये जहन में रखना है। और अगर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करेंगे तो कांस्टेंट आएगा R। दोनों तरह हमारे पास V = IR आता है, इधर भी V = IR। अच्छा, यहाँ पर एक और बात हमने एडिशनल बुक में नहीं लिखी हुई, 1/R इसको कंडक्टेंस कहते हैं। R रेजिस्टेंस है, अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, और कंडक्टेंस करंट के बहाव को रिप्रेजेंट करती है। तो 1/R को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, और G क्या चीज़ है? कंडक्टेंस। अगले टॉपिक में हम इसको डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो 1/R की जगह पर हम G भी लिख सकते हैं, तो I बराबर क्या आ जाएगा? GV के। ये भी ओहम्स लॉ की एक फॉर्म है, टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई, ये जस्ट आपने MCQ के एतबार से जहन में रखनी है। और उसके साथ फिर हमने लिखा है R is the constant of proportionality and called resistance of the conductor। R constant of proportionality है और resistance कहलाता है कंडक्टर का। resistance क्या होती है? करंट के रास्ते में रुकावट। हमने लिखा the opposition in the flow of current is called resistance। करंट के रास्ते में जो रुकावट है इसको resistance कहते हैं। और resistance का जो ऐसे यूनिट है वो ओहम है। ये 1 ओहम कब होगी? when 1 ampere current passes through a conductor due to the potential difference of 1 volt, then resistance will be 1 ohm। अगर किसी तार के टुकड़े में से 1 एम्पेयर का करंट गुजरे और हम उस तार के टुकड़े के अक्रॉस में, उसके अतराफ में, दोनों साइडों पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करें? 1 वोल्ट, यानी इन दोनों एंड्स पे हमने वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट दिया और उसकी वजह से करंट भी 1 एम्पेयर का पास किया, तब इस तार के टुकड़े की रेजिस्टेंस क्या कहलाएगी? 1 ओहम कहलाएगी। यही हमने लिखा, when 1 ampere current passes through a conductor due to the potential difference of 1 volt, then its resistance is said to be 1 ohm। रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करती है? ये मंदरजा ज़ैल चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, नेचर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की नेचर पे डिपेंड करती है कि कंडक्टर कौन सा है। गोल्ड का कंडक्टर है, गोल्ड भी एक कंडक्टर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, कौन सी चीज़ है? हर एक की रेजिस्टेंस दूसरे से डिफरेंट है, तो नेचर पे डिपेंड करती है। दूसरा, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। डायमेंशन से क्या मुराद है? कंडक्टर की लेंथ है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। कैसे डिपेंड करती है? थोड़ा सा बता देता हूँ। जितना कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होती जाएगी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी,
लेंथ कम, रेजिस्टेंस कम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली होता है, जितना कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। ये भी अगले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ है टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। किस तरह से? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर्स के अंदर जो उसके एटम है वो लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और जो गुजरने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंडक्टर्स के वाइब्रेटिंग एटम्स के साथ टकराव बढ़ जाता है। जब टकराव बढ़ता है तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस बढ़ गई। यहाँ पर एक बात जहन में रहे कि टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ती है लेकिन सेमीकंडक्टर्स की कम हो जाती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की रेजिस्टेंस क्यों कम होती है ये आगे चल के एक टॉपिक आ रहा है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। करंट होता है I इज इक्वल टू Q/T। तो सेमीकंडक्टर में तो चार्जेस, जो फ्री चार्जेस हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है, वो पहले ही बहुत कम होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्री चार्जेस की तादाद बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से एटम्स जो है उनके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेट करते हैं लार्जर एम्पलीट्यूड से और उनके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड उनके सेमीकंडक्टर्स के टूटते हैं तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं, होल्स पैदा होते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि वहाँ पर चार्ज जो है फ्री जिसने मूव करना होता है उसकी मिकदार बढ़ जाती है। I इज इक्वल टू Q/T। जब बहने वाला चार्ज बढ़ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, Q/T बढ़ जाएगा तो करंट भी बढ़ जाएगा। अगर करंट बढ़ गया तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस कम होगी। तो बहरहाल आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि कंडक्टर्स में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्टर के एटम्स के साथ टकराव बढ़ जाते हैं। और सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में पहले ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक रीजनेबल अमाउंट हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, होल्स की मिल जाती है। Q/T रेशो बढ़ जाती है, यानी करंट का फ्लो बढ़ जाता है। हम कहते हैं रेजिस्टेंस क्या होगी? कम हो गई। अच्छा, चौथी चीज़ जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो प्रेशर है या स्ट्रेस ऑन द कंडक्टर है। अगर हम ज़्यादा प्रेस कर देंगे किसी कंडक्टर को तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो खैर, अच्छा, अब दो तरह की डिवाइसेस होती हैं। एक वो होती हैं जो ओहम लॉ को ओबे करती हैं और एक वो जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती। द डिवाइसेस व्हिच ओबे ओहम्स लॉ आर कॉल्ड ओहमिक डिवाइसेस and the devices which do not obey Ohm's law are called non-ohmic devices. ओहमिक डिवाइसेस में वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल सीधी लाइन बनती है और R कांस्टेंट होता है क्योंकि R चेंज ही नहीं होता। ओहमिक डिवाइसेस में जितने गुना हम वोल्टेज बढ़ाते हैं उतने गुना ही करंट बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, समझाने के लिए बताता हूँ कि यहाँ पर 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया और उसकी वजह से 1 एम्पेयर करंट पास किया। 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो करंट 2 एम्पेयर हो जाएगा। 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो करंट 3 एम्पेयर हो जाएगा। यानी हम पोटेंशियल को डबल ट्रिपल कर रहे हैं और इधर करंट भी क्या हो रहा है? डबल ट्रिपल। पहले 1 था, फिर 2 एम्पेयर हुआ, फिर 3 एम्पेयर हुआ। जितने टाइम्स वोल्टेज बढ़ रहा है उतने टाइम्स करंट बढ़ रहा है। ग्राफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा और इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये ध्यान में रखिएगा, स्लोप tan थीटा की वैल्यू के बराबर होता है। और अगर आप इस ग्राफ को यहाँ पर, इस लाइन को यहाँ पर मिला दें यहाँ पर ऐसे, तो आपके पास ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी डेल V और ये वाली साइड करंट ये वाली साइड डेल I होगी आपके पास और ये वाली साइड डेल V होगी। तो परपेंडिकुलर डेल I और बेस डेल V, तो डेल I ओवर V, या आप सिंपली इसको लिख लें I ओवर V। I ओवर V 1 ओवर R के बराबर है। ये ओहम्स लॉ से हमने देखा है, I ओवर V 1 ओवर R के बराबर। यहाँ पर देखिएगा ये V इक्वल टू I आ रहा है। आप इधर देख लें, यहाँ पे देख लें, इस V को उठाकर इधर ले जाएं तो I ओवर V किसके बराबर होगा? 1 ओवर R के। तो 1 ओवर R क्या होता है? कंडक्टेंस जी। तो हम यही कह रहे हैं कि जो स्लोप है इसका, ये बुक में नहीं दिया हुआ, ये एडिशनल पॉइंट है, ओहम्स लॉ का जो स्लोप है वो बराबर होता है 1 ओवर R के, या आप उसको कह लें कंडक्टेंस के बराबर होता है। ओहम्स लॉ की एग्जांपल्स में आमतौर पे जो मेटल्स हैं वो ज़्यादातर ओहम्स लॉ को फॉलो करती हैं, कुछ एक्सेप्शंस के साथ, और उसके साथ फिर कार्बन रेजिस्टर्स हैं, मैग्नेट वायर हैं, ये ओहम्स लॉ को फॉलो करती हैं। और ये याद रखिएगा, जो
ओहम्स लॉ का स्लोप है वो कंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कंडक्टेंस tan थीटा की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और थीटा हम हमेशा वोल्टेज एक्सिस के साथ लेंगे या एक्स एक्सिस के साथ लेंगे, आप कह लें। जितनी tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी उतना कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। जितना कंडक्टेंस बहाव को रिप्रेजेंट करती है, जितना कंडक्टेंस ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम, क्योंकि कंडक्टेंस G और रेजिस्टेंस R एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उलट हैं। अच्छा, नॉन ओहमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, ओबे नहीं करती। जिस तरह इसकी एग्जांपल है टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट जो है, इसमें क्या होता है कि शुरू में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसके साथ करंट भी बढ़ता है। शुरू में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है किसी हद, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है वो ये टंगस्टन फिलामेंट जो है वो गर्म हो जाता है। इसका टेम्परेचर सेम नहीं रहता, बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट कम हो जाता है। करंट के कम होने की वजह से ये ग्राफ नीचे की तरफ मुड़ गया। अगर करंट उसी रेशो से बढ़ता रहता है जिस रेशो से, या आप कह लें जितने टाइम्स वोल्टेज बढ़ रहा उतने टाइम्स करंट बढ़ता रहता, तो ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होता। और अगर वोल्टेज कम बढ़ा रहे हैं, करंट ज्यादा बढ़ रहा होता, तो ये ग्राफ इधर ऊपर की तरफ बेंड कर जाता है। बहरहाल चूंकि ये नॉन ओहमिक है इसलिए इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही हो। नॉन ओहमिक की पहचान सुने, एक तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, दूसरा नॉन ओहमिक में फिजिकल स्टेट सेम नहीं होंगी, तीसरा रेजिस्टेंस भी सेम नहीं होगी। तो यहां तक ये ओहमिक था और इसके बाद टेम्परेचर जैसे ही चेंज हुआ तो ये नॉन ओहमिक बन गया। ये वाला हिस्सा इसका नॉन ओहमिक रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो है आखिरी एग्जांपल जो है वो नॉन ओहमिक की, यहाँ पर सेमीकंडक्टर डायोड दिया गया है, पीएन जंक्शन भी इसे कहते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होती। देखें, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट ज़्यादा बढ़ रहा है। उसकी वजह भी ये है कि ये सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर के बढ़ने से, यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है। मैंने अभी शुरू में बताया, जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये करंट के ज़्यादा होने की वजह से ये ग्राफ ऊपर की तरफ बेंड कर गया। तो सेमीकंडक्टर डायोड ये भी नॉन ओहमिक, और उसके साथ साथ जो इसके साथ साथ जो है ये टंगस्टन फिलामेंट भी नॉन ओहमिक और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हैं ये भी नॉन ओहमिक है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान टॉपिक है, अगर ना समझ आया क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह इसको मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।